बांस का ढाबा। एक गांव में झुमरी नाम की स्त्री अपनी अपाहिज पति वसंत और 10 वर्षीय पुत्री कल्लो के साथ रहती थी। झुमरी बेहद गरीब थी। वो और उसका पति निर्मला के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। निर्मला एक बेहद ही क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का मुखिया निर्मला के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। मुखिया: ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? निर्मला: अरे मुखिया जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे हैं? मुखिया: अरे तुम तो यहीं खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। निर्मला: ये क्यों नहीं कहते मुखिया जी कि तुम्हारी नज़रें झुमरी को तलाश कर रही हैं? मुखिया: अरे नहीं निर्मला, ऐसी कोई बात नहीं है। झुमरी से तो बस हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं। निर्मला: काहे को मजाक कर रहे हो उस नासपिटी झुमरी से? वो तो आपको घास तक नहीं डालती। मुखिया: ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला, बात असल में ये है कि कभी झुमरी मुझे गौर से देखी ही नहीं है। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी उस दिन मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखेगी। निर्मला: मुखिया जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अब क्यों नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं? मुखिया: कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गांव के हट्टे कट्ठे आज से 10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। निर्मला: अच्छा बताओ, इस गरीब के ढाबे पर कैसा आना हुआ? मुखिया: अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है, ये, और मुझे तुम्हारे ढाबे के बिना बनाई हुई आलू की सब्जी और देसी घी के बने हुए आलू के पराठे रोज खींच लाते हैं। हाँ निर्मला, अरे ये क्यों नहीं कहते कि आप रोज रोज आलू के पराठे खाने के बहाने सिर्फ झुमरी को देखने के लिए आते हैं? बसंत: निर्मला जी, ये मुखिया ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नज़रों से देखने के लिए आता है। आप मुखिया को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती? निर्मला: तेरा दिमाग तो ठीक है वसंत, मैं अपने ग्राहक को भला आने से क्यों मना करूँगी? मुखिया मेरा ग्राहक है, मुखिया से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। वसंत: लेकिन आप उसे इतना तो बोल ही सकती है ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नज़रों से देखना बंद करे। निर्मला: अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी ही चिंता है तो सिर्फ उसको घर में रख और घर के अंदर बंद करके रख, क्यों काम करने के लिए उससे लाता है? बसंत: मजबूरी है निर्मला जी, आप तो जानती हैं ना मैं अपाहिज हूँ, मेरी 10 वर्षीय बेटी भी है। निर्मला: ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम अपाहिज हो? अरे तू तो 2 वक्त की रोटी भी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं खिला सकता, लेकिन अकड़ तुझ में अंबानी से भी ज़्यादा है। वसंत: लेकिन निर्मला जी, निर्मला, इससे ज़्यादा मैं तेरी बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर तू यहाँ 2 सेकंड और रुका तो तुझे और तेरी पत्नी झुमरी को धक्के मार कर ढाबे से बाहर निकाल दूंगी। वसंत: तुम्हारी गंदी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। संपत: अबे तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुझसे कुछ होता है नहीं, हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं। कपटा: संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत, मुखिया जी इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, धन की कोई कमी नहीं है इनके पास। मैं कहता हूँ मुखिया जी की बात मान ले, वो तेरी पत्नी झुमरी को रानी बनाकर रखेंगे। रानी? बसंत: तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? संपत: तो भाई कर लो बात। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि गांव का नया थानेदार यही है। अबे लंगड़े, तू सिर्फ एक लंगड़ा है, समझा? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता बे? कपटा: संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत,
लोग धरती पर बोझ होते हैं, बोझ, पर तू तो अपनी पत्नी के ऊपर बोझ है। संपत, मैं तो तुझे एक सलाह देता हूँ बसंत, उससे सबका भला हो जाएगा, तेरी पत्नी का भी और तेरी बेटी का भी। अभी जाकर किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा तू। कपट, संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत, जा। तू नहीं करेगा तो झुमरी को मुखिया की बात माननी पड़ेगी। झुमरी, अब तुम नहीं रहेगा तो मुखिया की बात झुमरी को माननी ही पड़ेगी। जब मुखिया की बात मान लेगी तो मुखिया उसे माला माल कर देगा। देख, तेरे मरने से कितने लोगों का फायदा होगा, लेकिन तू है कि कुछ करता ही नहीं। संपत, अब देख झुमरी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, ज़्यादा शादीशुदा औरतों के ही दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलते हैं। झुमरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? इतनी घटिया बातें करते हो, और वो भी मेरे पति के सामने। मुखिया से जाकर साफ साफ कह दो, झुमरी गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं। इसके बाद संपत और कपटा अपनी बाइक लेकर मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया, क्या हुआ? संपत और कपटा, झुमरी मानी कि नहीं? संपत, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया मुखिया जी, लेकिन वो नहीं मानी। कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी, हमने झुमरी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से जब तक उसका पति बसंत जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। मुखिया, इस लंगड़े को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। मैं उसकी पत्नी से दो चार प्यार की बातें ही तो करना चाहता हूँ, और उसके बदले में ढेर सारे रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन उस लंगड़ा पति मेरी बात मानता ही नहीं। संपत, अरे आप तो बहुत धनवान हो मुखिया जी, अगर आप कहो तो मैं बसंत को रास्ते से हटवा देता हूँ। कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं, वैसे भी लंगड़ा किसी काम का है नहीं, चलती हुई बस के सामने फेंक देंगे, बोल देंगे लंगड़ा रोड पार कर रहा था, बस ने टक्कर मार दी और चल बसा। मुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियाँ पहनवाओगे क्या? संपत, अरे तो फिर आप भी बताओ हम क्या करें? मुखिया, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम आएगी, चलो मेरे साथ। निर्मला, क्या बात है मुखिया जी, सुबह तो पराठे खाकर गए थे, क्या बात है, फिर से भूख लगने लग गई क्या? मुखिया, निर्मला, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है निर्मला, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुखिया, कल तुम झुमरी और उसके पति को काम से निकाल दो और गांव में सबको बोल दो कि झुमरी और उसका पति बसंत को कोई काम नहीं देगा। संपत, अरे मुखिया जी, सिर्फ आप झुमरी की बात करिए, वो बसंत को तो लंगड़ा है, उसे कौन काम देगा? कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी। निर्मला, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि झुमरी मेरे ढाबे पर खाना बनाती है, उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्राहक को बहुत पसंद आता है। मुखिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर में किसी 5 स्टार होटल में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को लगवा दूंगा, और उससे पैसे भी मैं दूंगा, तुम्हारा ढाबा और ज़्यादा चलने लगेगा। निर्मला, तो फिर समझिए आपका काम हो गया। कुछ समय बाद, निर्मला, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मैंने शहर के 5 स्टार होटल से खाना बनाने वालों को बुलवा लिया है, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। झुमरी, ये क्या कह रही हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं हम दोनों आपके ढाबे पर काम करते हैं, और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। निर्मला, अरे तो क्या मैंने तुम्हें रोजी रोटी का ठेका ले रखा है? मेरी मर्जी, निकलो यहाँ से। झुमरी, ठीक है, तो फिर हम दोनों की 1 महीने की पगार दे दीजिए, हम चले जाएंगे। निर्मला, तेरा दिमाग तो ठीक है झुमरी, कौन सी पगार मांग रही हो? दिन भर तो तुम मेरा काम धंधा करती नहीं थी, मुंह उठाए बस नैन मटक्का करती रही थी, और तेरा लंगड़ा पति, वो तो सिर्फ कुर्सियाँ तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। झुमरी, एक ऐसी बात कर रही हैं आपको मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? निर्मला, बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है, मेरा मुंह मत खुलवा, अगर बोलना शुरू करूंगी ना तो तेरे आंखों से धुआं निकलने लगेंगे, धुआं।
निर्मला ने बसंत और झुमरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वे दोनों बेचारे रोते हुए घर पर गए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर उनकी बेटी कल्लो रोती हुई मिली। झुमरी, क्या हुआ बेटा कल्लो, तुम रो क्यों रही हो और बाहर क्या कर रही हो कल्लो? मकान मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया और सामान भी फेंक दिया। झुमरी, लेकिन क्यों मकान मालिक, क्यों? तुम दोनों ने 1 महीने से किराया नहीं दिया है। झुमरी, अगर आप हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम किराया दे देंगे। मकान मालिक, तुम दोनों कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुमसे अब कोई किराया नहीं चाहिए, क्योंकि ये मकान मैंने मुखिया जी को बेच दिया है। मुखिया, अभी भी वक्त है। झुमरी, मेरी बात मान ले। झुमरी, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। संपत, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल रख। कंपटा, संपत भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटी का नहीं तो कम से कम अपने लंगड़े पति का तो ख्याल कर ले। मुखिया, तुझे और तेरे पति को गांव में कहीं भी अब काम नहीं मिलेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान ले। इतना कहकर मुखिया संपत और कंपटा के साथ मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बेचारी झुमरी अपनी पति के साथ इधर उधर की ठोकर खाने लगी। और कंपटा भैया सही बोल रहे हैं, हमने झुमरी को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन झुमरी है कि अपने ही धुन में अपने पति के साथ ही खड़ी है और वहां से मुखिया चला जाता है। झुमरी परेशान हो गई। वह मदद के लिए आसपास के लोगों की तलाश करने लगी। तभी वहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में आवाज लगाती है, अम्मा, क्या बात है इस जंगल में, तुम अकेली क्या कर रही हो? झुमरी, मेरी बेटी वहां पे परेशान हो गई है, मेरी मदद कीजिए। वह बूढ़ी औरत बेहद दयालु थी। वह उस औरत को उसको अपने घर लेकर आई और अम्मा, भूख की वजह से बिटिया को चक्कर आ गए, चिंता मत करो, कुछ देर बाद इसको होश आ जाएगा। तुम तीनों रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? झुमरी ने रोते हुए सारी घटना उस बुढ़िया को बताई। अम्मा, किसी जवान स्त्री का पति अगर अपाहिज हो तो ये दुनिया वो बुढ़िया बहुत ही दयालु थी। तुम चिंता मत करो। ढाबे में तुम ढाबे पर भोजन बनाती थी ना? झुमरी, जी अम्मा, तो तुम अपना ढाबा खुद क्यों नहीं खोल लेती? झुमरी, कैसे खोल सकती हूँ, मेरे पति तो अपाहिज हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गांव में मेरी कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, तुम वहाँ पर जाकर बांस का ढाबा खोलना और उसमें बांस के पकौड़े बनाना। लेकिन ये कैसे संभव है? भला बांस को कौन खा सकता है? अम्मा जी, हाँ, सालों पहले विदेश में मैं रहती थी। उन दिनों मेरे पति को शिकार खेलने का बहुत शौक थे। एक दिन हम दोनों पति पत्नी जंगल में भटक गए थे। हम वहाँ पर कुछ आदिवासियों ने हमारी मदद की और उन्होंने ही हमें बांस के पकौड़े बनाने की रेसिपी सिखाई। यकीन मानो, अगर तुम उस रेसिपी को बांस के पकौड़े बनाकर अपने ढाबे में बेचोगी तो तुम देखना, देखते ही देखते तुम्हारा ढाबा हर जगह मशहूर हो जाएगा। उस बुढ़िया औरत ने झुमरी को गांव में ज़मीन दे दी। झुमरी, बसंत और अपनी बेटी कल्लो ने मेहनत से एक ढाबा बनाया। अम्मा, झुमरी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें बांस के पकौड़े कैसे बनाना है। गांव में छोटी पहाड़ी के पास जो जंगल है, जहां पर हमेशा कोहरा छाया रहता है, तुम वहां से बांस उठाकर ले आओगी। वो बांस खाने के लिए होते हैं। झुमरी ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी कल्लो और बसंत के साथ ढेर सारे बांस वहां से उठा लाई। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को रेसिपी बताना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बांस के पकौड़े बनकर तैयार हो गए। झुमरी ने ढेर सारे
झुमरी के ढाबे के पास एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक शहरी व्यक्ति निकला। झुमरी से बोला, आदमी, अरे तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? झुमरी, जी भैया, मिल जाएगी। आदमी, ये कौन सी डिश है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झुमरी, बांस के पकौड़े बनाई है। आदमी, ये क्या, कौन सी डिश है? झुमरी, भैया बहुत अच्छी है, एक बार खाओ तो खाते ही रह जाओगे। आदमी, एक प्लेट लगाओ। झुमरी ने एक प्लेट उस आदमी को लगा दी। उस व्यक्ति को बांस के पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने ढेर सारे पैक भी करवा लिए। यहाँ तक कि उसने सोशल मीडिया पर भी झुमरी का फोटो बांस के पकौड़े की प्लेट के साथ अपलोड कर दी। कुछ ही दिनों में झुमरी का ढाबे पर शहर के लोग भी भीड़ लगाने लगे। झुमरी का फोटो रोज रोज न्यूज़पेपर में छपने लगा। मुखिया क्रोधित होकर निर्मला के ढाबे पर संपत और कपट के साथ बैठा हुआ था। मुखिया, मैंने झुमरी को ये सोचकर निकाल दिया कि वो मजबूर होकर मेरे पास आ जाएगी, मगर उसने तो यहाँ से जाते ही वो तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। निर्मला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने नुकसान ही कर लिया। सारे लोग पागल हो गए हैं। उसे देखे, वो झुमरी के बांस के पकौड़ों की तारीफ करता रहता है। संपत, अब झुमरी का तारीफ देखना भी मत। मुखिया जी, झुमरी अब झुमरी नहीं रही। वो एक असहाय औरत नहीं है। आज की तारीख में उसके पास 6 लग्जरी कारें हैं। जंगल में एक VIP बंगला बनवाकर वो उसमें बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ रहती है। कंपटा समता बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुखिया जी। कहीं गलती से अगर तुम्हें कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो लेने को देने पड़ जाएंगे। मुखिया जी, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो। लगता है झुमरी के अमीर बनने की कुछ दिनों ने तो अपना पाला ही तुम लोग बदल दिए हो। झुमरी, अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैं आज रात ही झुमरी और उसके पूरे परिवार को मार दूंगा। संपत, ऐसी गलती मत कीजिए मुखिया जी। अगर उसने ढाबे पर कमिश्नर वगैरह भी आते रहते हैं। कंपटा और संपटा भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। पुलिस डंडे से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देंगी। अब तुम्हारी औकात झुमरी के सामने 2 कौड़ी की भी नहीं रही। मुखिया, एक जहर की पुड़िया ला और आज रात मैं किसी भी तरह से उसे उसके परिवार सहित जहर देकर मार दूंगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी ढाबे से 3-4 लोग उठकर खड़े हो गए। उसके हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मुखिया, संपत्ता और कपटा बेहद घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर बोला, व्यक्ति, मैं जिले का SSP अभिमन्यु हूँ। कुछ दिन पहले झुमरी ने मुख्यमंत्री को तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी थी। हम तब से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। अगर आज हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम तीनों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। निर्मला, सर, आप नहीं जानते, ये मुखिया झुमरी पर बहुत बुरी नज़र रखता है। अभिमन्यु, तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। निर्मला, तुम्हारी सजा भी जेल में है। तुम भी इन तीनों के साथ जेल की चक्कर खाओगी। अगर मैं इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं होता तो आज ये मुखिया अपनी मकसद में कामयाब हो जाता। मुखिया, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ASP, अभी तक मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अभिमन्यु, मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था। मुखिया, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द समेत कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गए हैं, तो मेरे पास सबूत भी हैं। तो ये हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं